हेलो स्टूडेंट्स। मैं शिवचरण गुप्ता राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर से। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूटर के हार्डवेयर्स और कंप्यूटर्स के टाइप। उसी वीडियो का ये नेक्स्ट पार्ट है जो कि कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। दोनों वीडियो को मिला लेंगे तो आप पूरी की पूरी चैप्टर्स को अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर्स लैंग्वेज। सबसे पहले ये जानना है कि कंप्यूटर्स लैंग्वेज होता क्या है, और लैंग्वेज जानने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना है कि लैंग्वेज का रोल क्या है। तो लैंग्वेज का जो रोल है वह किसी भी, जैसे दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं तो दोनों के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज का होना जरूरी है। जब तक से कॉमन लैंग्वेज नहीं रहेगा दोनों लोग बात नहीं कर सकते। उसी तरह से कंप्यूटर से अगर हमको कोई प्रोग्राम्स लिखना है, कुछ भी अगर कंप्यूटर से काम करवाना है तो उसके लिए हमें कंप्यूटर के लैंग्वेज जानने पड़ेंगे। तो कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ वे टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर टू परफॉर्म डिजायर्ड टास्क। आगे हम लोग ये जानना है कि व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। देयर आर टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज लो लेवल लैंग्वेज और सेकेंड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बारे में जरा सा हम लोग बातचीत करें तो सबसे पहले लो लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। लो लैंग्वेज इज दी कंप्यूटर लैंग्वेज। ये कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ में आ जाता है और जो भी हम उसमें देते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, वो कंप्यूटर उसको डायरेक्ट समझ सकता है और उसी पर वो काम करता है। लो लेवल लैंग्वेज बाइनरी डिजिट के आधार पर काम करता है। बाइनरी डिजिट में दो डिजिट्स होते हैं, एक 0 और दूसरा 1। यहाँ पर 0 का अर्थ है कि सिग्नल्स को पास नहीं करना। जब सर्किट में सिग्नल पास नहीं करेगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 0 लिखते हैं, और जब सिग्नल पास करेगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 1 लिखते हैं। तो यही दो पर ही हमारा पूरा का पूरा लैंग्वेज, यह लो लेवल लैंग्वेज आधारित है। ये चूंकि कंप्यूटर डायरेक्ट समझ सकता है, इसका मतलब ये है कि हमको भी उस कोड को आना चाहिए जो 0 और 1 से क्रिएट होता है कोड्स, उसको हमें भी आना चाहिए, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। मान लीजिए हम 5 और 7, 5 और 7 को ऐड करना चाहते हैं तो 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी कोड हमको देना होगा, फिर प्लस का इक्विवेलेंट बाइनरी कोड देना होगा, फिर 7 के इक्विवेलेंट बाइनरी कोड हमें देने होंगे, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्क है। एक नॉर्मल जो पर्सन्स हैं, नॉर्मल जो प्रोग्रामर्स हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ पाएगी, जिसके चलते ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। बाद में कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट के बाद एक हाई लेवल लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज का, तो हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर का डायरेक्ट नहीं समझ में आता है। उसको किसी को समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, जो कि हम जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे वह उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज इजी लैंग्वेज है, वह इंग्लिश से मिलता जुलता है, इसलिए हमें समझ में जल्दी आता है, हम समझ सकते हैं बढ़िया ढंग से, उस पर काम बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वही बात है कि उसको समझाने वाला एक ट्रांसलेटर चाहिए, जिसको कि आगे हम लोग बातचीत करेंगे, और वो ट्रांसलेटर्स हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो आगे हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज में पहला जो हमारा लैंग्वेज है वो है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज फुल्ली मशीन लैंग्वेज है। वह पावर के सिग्नल को ऑफ और सिग्नल के ऑन पर काम करता है, यानी बाइनरी पर काम करता है। कोई भी इंस्ट्रक्शंस हमको इसी लैंग्वेज में देना पड़ता है, इसलिए ये लैंग्वेज काफ़ी टफ है, हमारे लिए काफ़ी टफ है ये। इसमें प्रोग्रामिंग करना इतना ईजी नहीं है। बाद में फिर जो दूसरी लैंग्वेज आई वो है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, जिसको हम लोग असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं या 2GL भी कहते हैं।
तो सेकेंडरी जनरेशन लैंग्वेज में क्या खास बात है कि जो इसमें एक मोनोमिक कोड्स यूज होता है। जैसे कि हमें किसी को ऐड करना है, किसी को जोड़ना है तो ऐड लिखते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो मल्ट लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब लिखते हैं। मतलब एक छोटे छोटे वर्ड्स यूज होते हैं। यह भी एक मशीन लैंग्वेज ही है, लेकिन चूंकि यह कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ पाता है तो उसको समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर का यूज हुआ, जिसको कि हम लोग असेंबलर कहते हैं। और असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। थर्ड जो जनरेशन लैंग्वेज है जिसको कि 3GL कहा जाता है, इसी जगह से हाई लेवल लैंग्वेज शुरू हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ही ईजी है, समझने के लिए बहुत ईजी है, काम करने के लिए ईजी है, लेकिन यह भी डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। सो इसको समझाने के लिए इंटरप्रेटर या कंपाइलर का हेल्प लेना पड़ता है। इंटरप्रेटर या कंपाइलर दोनों जो है ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। बाद में इसमें जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में थोड़ा आसान है, ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज से आसान है, क्योंकि इसमें बहुत लंबे लंबे प्रोसीजर नहीं लिखने पड़ते हैं। बहुत ही छोटे से में ही लिख करके हमारा काम चल जाता है, इसलिए थोड़ा इजी है। उसके बाद जो हमारा लैंग्वेज आया वो है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, जिसको कि 5GL कहते हैं। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। मतलब कंप्यूटर अपने से कुछ सोच सके, अपने से कुछ डिसीजन ले सके, तो ये लैंग्वेज काफ़ी आगे की ओर जाने वाला है, लेकिन अभी इसमें वर्क हो रहा है, मतलब अभी इस पर काम चल रहा है। तो आगे हम लोग अब देखते हैं कि फीचर्स ऑफ मशीन लैंग्वेज क्या है। तो फीचर्स ऑफ मशीन लैंग्वेज में क्या है कि यह कोड्स जो इसके अंदर होते हैं, कोड्स आर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 0 and 1। जो भी कोड्स है हमको 0 और 1 के ही फॉर्म में देना पड़ता है, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम है, टफ है। सेकेंड वन इज इट कैन रन डायरेक्टली, सो नो नीड टू कन्वर्जन सॉफ्टवेयर्स। ये डायरेक्टली कंप्यूटर समझता है, हम कंप्यूटर की भाषा में ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसलिए किसी भी अदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जिसको कि कन्वर्जन सॉफ्टवेयर बोलते हैं उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड वन इज इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर। कहने का मतलब यह है कि जिस कंप्यूटर पर हमने इस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा उसी कंप्यूटर पर वो चलता है, क्योंकि वो फुल्ली मशीन डिपेंडेंट होता है। इसीलिए अगर मशीन चेंज करेंगे तो हमको उसमें कुछ बदलाव करना पड़ता है, या प्रोसेसर जो है प्रोसेसर को रीड करके इसमें प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। फोर्थ जो है इसका फीचर्स नियर टू कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के बहुत ही नज़दीक है। इसलिए नज़दीक है क्योंकि हम लोग ये डायरेक्ट उसी भाषा में लिखते हैं जिस भाषा में कंप्यूटर समझ सकता है। ईजी फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के लिए ईजी है, हमारे लिए तो बहुत ही टफ है लेकिन कंप्यूटर के लिए ईजी है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। तो फीचर्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज में क्या है, इट यूजेज मोनोमिक कोड्स टू रिप्रेजेंट मशीन इंस्ट्रक्शंस। मशीन इंस्ट्रक्शंस जो भी हम देते हैं उसमें कोड के फॉर्म में देते हैं, जो कि थोड़ा सा इजी हुआ फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज से। उसके बाद सेकंड है लो लेवल लैंग्वेज, यह भी इसको हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग नहीं बोलते हैं, यह भी एक लो लेवल लैंग्वेज ही है। थर्ड है कैन नॉट रन डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर, ये चूंकि कंप्यूटर इसको समझ नहीं पाता है इसलिए वह डायरेक्टली हार्डवेयर से रन नहीं करता। रिक्वायर्स असेंबलर टू कन्वर्ट इन मशीन, मतलब इसको समझाने के लिए या इसको ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। फोर्थ जो इसका फीचर्स है वेरीज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, यह भी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, इसलिए एक कंप्यूटर पर लिखे गए प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चलता है, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है। अब हम आगे बात करेंगे फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हमारा फोकस इसी पर ज़्यादा रहता है, बिकॉज क्यों, यूज इंग्लिश लाइक वर्ड्स, मतलब हम लोग इसमें इंग्लिश की तरह सेंटेंस लिखते हैं या इंग्लिश की तरह कमांड देते हैं जिसको डे टू डे लाइफ में हम लोगों का यूज होता है, इसीलिए हमारे लिए बहुत ही यह इजी है। सेकेंड, इट कैन नॉट रन डायरेक्टली ऑन कंप्यूटर, यह डायरेक्टली कंप्यूटर पर रन नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि यह हाई लेवल लैंग्वेज में है और कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही डायरेक्टली रन करता है। इट नीड ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर टू ट्रांसलेट इन द मशीन लैंग्वेज,
हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको कि ट्रांसलेटर कहते हैं, जो कि आगे हम लोग बातचीत करेंगे इस पर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। उसके बाद है इजी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई फॉर ए कंप्यूटर यूजर। जो प्रोग्रामर प्रोग्राम बना रहा है इस लैंग्वेज में, उसके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि समझना आसान है, उसमें बदलाव करना आसान है और उसको रीड करना भी आसान होता है। फोर्थ है रिक्वायर कोडिंग फॉर डिटेल्ड प्रोसीजर ऑफ हाउ टू टास्क टू बी डन। इसमें एक सबसे बड़ी खास है कि इसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को हर समय हमको फुलफिल करना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि 2 नंबर को ऐड करने का हमको प्रोग्राम लिखना है, तो 2 नंबर को ऐड करने के प्रोग्राम्स में कुछ प्रोसीजर अगर और भी जोड़ेंगे तो मोटा मोटी 10 लाइन्स का हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक वे है, एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट को हमको पूरा करना पड़ता है। तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेज। उसके बाद फीचर्स ऑफ 4GLs यानी फीचर्स ऑफ 4 जनरेशंस लैंग्वेज। इसमें क्या है खास बात, वेरी कॉम्पैक्ट प्रोग्राम, बहुत ही कॉन्साइज प्रोग्राम होता है, बहुत ही चीज छोटे होते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स इनबिल्ट इंस्ट्रक्शंस। इसमें बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो इनबिल्ट हैं, उसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसमें रिटन होता है। दूसरा इसमें फायदा क्या है, फीचर्स क्या है, जस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी स्पेसिफाइड, मतलब हमको काम क्या करना है इसको केवल स्पेसिफाई कर दीजिए, इसमें हाउ टू डू ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये कॉम्पैक्ट होता है। अब हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ 5GL लैंग्वेज। फीचर्स ऑफ 5GL लैंग्वेज में क्या खास बात है, स्पेशली फोकस्ड अपॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इसके अंदर खुद एक दिमाग हो जाए, कंप्यूटर खुद अपने से डिसीजन ले सके, इस तरह के लैंग्वेज इसमें डेवलप करने की बातचीत चल रही है या बात हो रही है या उसके ऊपर काम हो रहा है। दूसरा, मोर लाइक नेचुरल लैंग्वेज, जिस तरह से नेचुरल भाषा में हम लोग बातचीत करते हैं वैसा ही कुछ लैंग्वेज डेवलप करने की बातचीत हो रही है, काम हो रहा है, इसलिए इसके फीचर्स में काफ़ी संभावनाएं हैं, बहुत कुछ इसमें हो सकता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है ट्रांसलेटर्स के जरिए ट्रांसलेट होता है और वह मशीन में काम करता है। तो ट्रांसलेटर क्या है इसके बारे में हम लोग जानें। तो ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज ए सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज कोड्स इन मशीन लैंग्वेज कोड्स, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कोड्स हैं उसको मशीन लेवल में कन्वर्ट करने वाले को ही, सॉफ्टवेयर को ही हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, फर्स्ट इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या है, एक तरह का ट्रांसलेटर है जो कि पूरे के पूरे प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका प्रोग्राम 50 लाइन्स का है, तो यह कंपाइलर पूरे स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक ट्रांसलेट करेगा और फाइनली किसी लाइन्स में अगर एरर्स उसको मिल रहा है तो उस एरर्स लिस्ट को जनरेट करता है। नाउ योर वर्क इज टू जस्ट रेक्टिफाई ऑल द एरर्स एंड रिकम्पाइल। तो जैसे ही रिकम्पाइल करते हैं जो हमारा एरर्स था वो एरर्स खत्म हो जाता है और वो रन करता है। तो इससे बेनिफिट ये है कि हम लोग एक यह ऑब्जेक्ट कोड डेवलप करता है और वह ऑब्जेक्ट कोड कंप्लीट मशीन लेवल लैंग्वेज में रहता है, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट कोड को ही रन कराते हैं जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर पर रन हो जाता है। बहुत सारे कंपाइलर्स हैं मार्केट में, जिसमें कि विजुअल बेसिक है, C++ है, उसके बाद आपका जावा है। तो इस तरह से जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज आज के समय के आ रहे हैं वह कंपाइलर बेस्ड होता है और ये काफ़ी पावरफुल होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो दूसरा ट्रांसलेटर है वो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का भी काम जस्ट कंपाइलर की तरह ही है, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वह लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है, मतलब एक लाइन ट्रांसलेट किया उसके रिजल्ट को दिखाया, फिर दूसरी लाइन को ट्रांसलेट किया फिर उसके रिजल्ट को दिखाया। इस तरह से अगर 50 लाइन के प्रोग्राम्स हैं तो फ्रॉम द बिगिनिंग इट एग्जीक्यूट्स लाइन बाय लाइन। तो ऐसा भी केस हो सकता है कि किसी भी लाइन में अगर कहीं फॉल्ट है, कहीं कुछ एरर है, तो वह क्या करता है वहीं पर रुक जाता है, रेस्ट लाइन को ट्रांसलेट नहीं करता है और उस एरर को आपको बताता है कि आप इस एरर को ठीक करिए। जैसे ही एरर ठीक करते हैं फिर से उसको रन करता है स्टार्टिंग से
और फिर जाकर के इस तरह से 1 बाय 1 सारे लाइंस को ठीक करता है। इसमें और क्या खास बात है कि अगर हम इसमें प्रोग्राम लिखे हैं तो वह इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर का भी होना उस कंप्यूटर में जरूरी है जिसमें वह प्रोग्राम्स लिखा गया है। इंटरप्रेटर आज के समय में थोड़े कम पॉपुलर हो गए हैं क्योंकि कंपाइलर ने बहुत ज़्यादा इसमें मार्केट को पकड़ रखा है। तो इंटरप्रेटर में बेसिक लैंग्वेज था, उसके बाद आपका ये क्यू बेसिक था, ये सब लैंग्वेजेज जो हैं, लोगो, ये सब इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेज हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का, वो है असेंबलर। असेंबलर जैसा कि पहले ही हम लोग बताए हैं कि असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। जो भी असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको असेंबलर के जरिए मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये दोनों काफ़ी पॉपुलर्स हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, और आज के ज़माने में कंपाइलर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो कंपाइलर जो है, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, एक एक करके हम लोग देखें। फर्स्ट डिफरेंस इज कंपाइलर कन्वर्ट्स ए फुल प्रोग्राम एट ए टाइम बट इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन। मतलब कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है उसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। सेकेंड वन इज इन कंपाइलर एरर लिस्ट इज गिवन आफ्टर फुल प्रोग्राम इज चेक्ड। यानी जब भी पूरा प्रोग्राम हम लोग देते हैं तो अगर एरर लिस्ट है, एरर है कहीं भी, तो उस पूरे प्रोग्राम को चेक करने के बाद फाइनली एक एरर लिस्ट देता है। वेयर एज इन इंटरप्रेटर एरर शोज इन करेंट इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या है कि जहां पर एरर है वहीं पर वो रुक जाता है। तो दोनों में डिफरेंस यही हो गया कि पूरे प्रोग्राम्स के बाद एरर दिखाता है, जबकि इसमें क्या है कि एरर जो है एट ए टाइम जहां गलती है वहीं पर शो करता है। थर्ड वन इज इन कंपाइलर आफ्टर कंपाइलेशन फुल प्रोग्राम रन्स बट इन इंटरप्रेटर कोड्स रन लाइन बाय लाइन। जब भी हम लोग प्रोग्राम्स कंपाइलर के जरिए कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर्स प्रोग्राम पूरा ट्रांसलेट हो जाता है और पूरे प्रोग्राम एक साथ रन करता है, जबकि इंटरप्रेटर में जब भी प्रोग्राम रन करता है तो वह लाइन बाय लाइन ही रन करता है। और फोर्थ जो है डिफरेंस वो है कंपाइलर नो लॉन्गर नीड आफ्टर कंपाइलेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपाइलर्स के केस के लिए कि कंपाइलर के पास या कंपाइलर से हम लोग जब प्रोग्राम रन कराते हैं तो एक अलग सा एक फाइल बनता है जिसको कि ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, और दैट ऑब्जेक्ट कोड कंटेन्स अ मशीन लैंग्वेज, और कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज ही समझता है। इसलिए हमने प्रोग्राम पार्ट में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, मशीन लैंग्वेज को ही एग्जीक्यूट कराते हैं, वही रन करता है, और उस प्रोग्राम को हम लोग चेक देखते नहीं हैं जो हमारा सोर्स प्रोग्राम है। इसीलिए सबसे बेनिफिट ये है कि कंपाइलर से हमारा जो प्रोग्राम जब रन करता है तो हमको उसकी ज़रूरत उसकी सोर्स कोड की नहीं होती है, जबकि इंटरप्रेटर जो है ऑलवेज हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, हर समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि ये जो है आप इसको दोनों वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ दोनों वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक यू।